हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत। और क्या आपने कभी सोचा कि ये जितने हीरोज हम देखते हैं वो जब अपनी एरा में थे तो क्या उनकी थॉट्स उस जमाने की वजह से बदली होगी। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन की पर्सनैलिटी के कॉम्प्लेक्सिटी की। कैप्टन का कैरेक्टर एक्चुअली में वाकई कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को जाननी है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप एमसीयू के पूरे रोस्टर को देखोगे ना तो कैरेक्टर वाइज कैप्टन ही एक ऐसा बंदा है जिसने दो स्टार्क चेंज ऑफ एरा को जिया है। वो उस एरा में भी था जब दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों बहुत वॉलेटाइल थी, और वो एक पोस्ट मॉडर्न एरा को भी जिया। तो जब एक कैरेक्टर इतने स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में एग्जिस्ट किया हो देन उस कैरेक्टर में जटिलता आती ही है, एंड कैप्टन के केस में ये दिखा भी था। तो कैप्टन का फैन होने के नाते मैंने जब उसके दो मूवीज को कंपेयर किया, यानी विंटर सोल्जर और सिविल वॉर, मैंने रियलाइज किया कि कैप्टन की खुद की पर्सनैलिटी वाकई दिलचस्प है। तो क्या आपने कभी सोचा कि कैप्टन जब वर्ल्ड वार के टाइम से है, जब पूरी दुनिया किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सपोर्ट में थी। वैसे मैं भी बता दूं कि उस दौर में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का कोई कॉन्सेप्ट जोर में नहीं आया था। पॉलिटिकली नॉन अलाइनमेंट इंडिया की देन है, वो भी पोस्ट इंपीरियलिज्म के एरा में जब दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बट गई थी तब। तो वर्ल्ड वार के टाइम पे हर कोई ना कोई विचारधारा को मानता ही था, तो फिर कैप्टन इससे बचा रह जाता, ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा कैप्टन क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रखता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कैप्टन की भी इंक्लिनेशन है। कैप्टन एक्चुअली माइल्ड राइटिस्ट है, या आप इसे सेंटर राइटिस्ट कह सकते हो। अब ऐसा मैं बस हवाबाजी में नहीं कह रहा, अगर आप डिटेलिंग पकड़ना जानते होगे तो आप कैप्टन को देख के समझ जाओगे। वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जब इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के राइज को रोकना चाहती थी, स्पेशली फ्रांस, कॉज इंग्लैंड जर्मनी का नेचुरल एनिमी नहीं था, और फ्रांस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को हमेशा जर्मनी पे लागू रखवाना चाहता था। तो उस दौर में यूरोप तो इंटरनल वॉर में लगी हुई थी, और यूएस उस टाइम पे इस वॉर्स को फंड कर रहा था। यानी कि यूएस कहता था कि अरे भैया इंग्लैंड और फ्रांस आप लड़ते रहो, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी हमसे मांगो। तो इंग्लैंड और फ्रांस बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे यूएस से, बट जब यूएस का पैसा डूब गया और हिटलर का रेज अटलांटिक ओशियन में भी दिखने लगा, तब जाके यूएस भी वर्ल्ड वार 2 में कूद गया। अब उस वक्त में यूएसए भी एक राइटिस्ट रेजिम के अंडर थी। एक राइटिस्ट रेजिम के अंडर एक कंट्री लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिमिटेड वेलफेयर स्टेट और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स पे बिलीव करता है। तो उस दौर में लोग भी इन्हीं सभी के सपोर्टर्स थे, और यूएस ने भी जितने कदम उठाए अपने मार्केट को देखते हुए उठाए और वर्ल्ड ट्रेड तक को कंट्रोल में लाने का सोचा। अब कैप्टन के डायलॉग्स को देखोगे विंटर सोल्जर मूवी में, तो निक फ्यूरी जब कहा था कि तुम और हावर्ड एक ही जमाने के थे, मैंने देखा है तुम सब भी दूध के धुले नहीं थे। कैप्टन कहता है मैं जानता हूं हमने समझौते किए, कभी ऐसा जिससे लोगों का जीना हराम हो गया, बट हमने फैसले लिए क्योंकि वो जरूरी थे। तो ये दिखाती है कि कैप्टन भी उस एरा में यूएस के राइट हेजेमनी को सपोर्ट करता था। यूएस भी जिस एजेंडा के साथ वर्ल्ड वार 2 में कूदा था, उस चीज के विरोध में कैप्टन कभी नहीं था, वरना वो यूएस आर्मी को कभी ज्वाइन नहीं करता, और इसमें उसका साथ दिया उसकी ड्यूटी निभाने की काबिलियत। वहीं कैप्टन की एक और बात है, वो है उसकी पावर सेंट्रलाइजेशन की सोच। कैप्टन सिविल वॉर में ये मानता था कि अगर पावर का अलग प्रारूप हो सकता है और वो उन लोगों के पास है जो उसे इस्तेमाल करना जानते हैं, तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। यानी कि वो मानता था कि पावर के ओवर डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से काफी बार ऐसा होता है कि लोग बहसबाजी में रह जाते हैं और सही वक्त पे उस चीज का इस्तेमाल नहीं हो पाता और लोग मारे जाते हैं। बट अब आप सोचोगे कि राइटिस्ट और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बाद भी कैप्टन इतना सही बंदा कैसे था? वेल, तो इसका जवाब है कैप्टन के पर्सनैलिटी की वो खासियत जो मुझे भी दिलचस्प लगती है और जीमो को भी लगती थी। कैप्टन पॉलिटिकली राइट होने के बाद भी एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं था। कैप्टन डियोंटोलॉजी पे बिलीव करता था। देखो, एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट सिर्फ रिजल्ट की चिंता करता है, भले उसके लिए वो कोई भी रास्ता क्यों ना अपना ले, जैसे कि अपना स्ट्रेंज। बट कैप्टन मानता है कि ऑफ कोर्स रिजल्ट मैटर करता है, बट हम उसके लिए गलत रास्ते को कभी नहीं चुनेंगे। अब ये चीज वही बंदा कर सकता है जो कि अपने सुपीरियरिटी और काबिलियत को पूरी तरह जानने के बाद भी एक सुप्रीमेसिस्ट ना बने। अब ये वाकई बहुत 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 ज़्यादा रेयर क्वालिटी है, और यही रीज़न था कि जीमो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कहता है कि स्टीव जैसे कितने लोग होते हैं दुनिया में। देखो गाइज, मेरा इतने डिटेलिंग में जाने का एक ही मकसद रहता है कि मैं आप सबको दिखा सकूं कि जिन कैरेक्टर्स को आप देखते हो ना, वो जितना सुलझे हुए दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। एंड आई डोंट नो वाई, बट मुझ में वो परख है।
मैं इन डिटेलिंग्स को देख पाता हूँ, इन डेप्थ्स को पकड़ पाता हूँ, तो सोचता हूँ कि क्यों ना आप सबको भी बताई जाए। और वैसे भी एमसीयू में अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज तक कोई कवर नहीं किया है। स्पेशली मैंने जो अभी इसमें ज़ीमो की बात कही है ना, तो ज़ीमो भी एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि आपको ज़ीमो पे वीडियो चाहिए या नहीं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। पीस।